So now we are moving to the last topic of your this amalgamation chapter, that is called as your merger method, or another method can be called as your pooling of interest method. अब ये क्या है, that is what we have to understand now. ठीक है ना? तो अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो. ठीक है, क्या बोलना चाहता हूं मैं आपको, अब आप इस बात को समझना. ठीक है ना? नाउ व्हाट आई वांट टू से टू यू ऑल इज, देखो अब तक हम ये बात सुनते आ रहे हैं बहुत बार कि ए कंपनी ने बी कंपनी को मर्ज कर लिया, या हम बोल सकते हैं कि रिलायंस कंपनी ने फ्यूचर ग्रुप की कंपनी को मर्ज कर लिया, बिग बाजार खरीद लिया. अब देखो दोस्त, जब हम यहां पर मर्जर वर्ड यूज कर रहे हैं ना, तो आप एक बात को समझना, मर्जर का मतलब पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट होता है. पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट इज डिफरेंट. Pooling of interest is different from what we have studied till now, because we have studied absorption, amalgamation और external reconstruction, जो practically ऐसे ही होता है, क्योंकि बिजनेस तो बिजनेस की टर्म से ही होगा ना. इसका मतलब मैं समझाता हूं आपको. रिलायंस ने फ्यूचर कंपनी को मर्ज करा, हम ऐसा बोलेंगे, रिलायंस ने फ्यूचर कंपनी को मर्ज करा, तो वहां पर मर्जर नहीं है दोस्त, वहां पर एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि खरीदेगा ना कंपनी. मर्ज करने का मतलब होता है कि आपके सारे एसेट्स, सारी लायबिलिटीज इंक्लूडिंग योर ऑल रिजर्व्स आल्सो हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द न्यू कंपनी. और मर्जर का मतलब होता है 5 चीजें होना. कितनी चीजें होना? 5 चीजें. तब जाकर के वो नेचर ऑफ मर्जर कहलाएगा. क्या क्या 5 चीजें सर? पहला पॉइंट, ऑल एसेट्स इंक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट. हाँ, सही सुना आपने. ऑल एसेट्स इंक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट एंड ऑल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस आर टेकन ओवर. That is the first condition. Second condition, these all are taken over at book values. Third condition, payment to the shareholders will be made in the form of equity shares only. Fourth condition, 90% of the shareholders of the old company should become shareholders of the new company. And last condition, that the business of old company is continued by the new company. तो जब ये 5 conditions पूरी fulfill होती है, तब हम उसको बोलते हैं that this is in the nature of merger. That is pooling of interest method. ये 5 conditions fulfill होनी चाहिए. वापस से 5 condition. पहली condition, all assets including fictitious asset. जी हां, fictitious asset समझ कर रहे हो ना? तो all assets including fictitious asset and all liabilities including reserves and surplus are taken over. Second, they should be taken over at book values. Third, payment should be made in the form of equity shares. Fourth, equity shareholder of the old company should be 90% of the equity shareholders of old company should become shareholders of the new company. Fifth and last, business is carried on by the new company. तब जाकर के वो नेचर ऑफ मर्जर होता है. वरना बाकी आप कॉमन पैरेलेंस में वर्ड को यूज करो मर्जर, बट वो होता है एब्जॉर्प्शन, अमालगमेशन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. तो जब मर्जर होगा ना दोस्त, तो एंट्रीज करना बहुत ही सिंपल है. और क्या 5 पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखना है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ. तो देखो, आपके पास आपके नोट्स में पढ़ना, आप ये नोट्स में जो मैंने बुक में दे रखे हैं. मर्जर मेथड, दैट इज पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड. अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड इफ अमालगमेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर. तो क्या कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए? पहली, all assets including fictitious assets, बार बार बोला, including fictitious assets and all liabilities except equity share capital. तो यहां बोला कि सारी liabilities except equity share capital, मतलब सिर्फ equity share capital नहीं गए, बाकी सब जाएगा. सब मतलब reserve and surplus भी तो आ गया. should be taken over. ठीक है ना? Second condition, all above shares and liabilities are taken over at book value एक्सेप्ट टू मेंटेन यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी. इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बुक वैल्यू याद रखना है. तीसरा पॉइंट,
Payment to equity shareholder of the selling company should be in the form of equity share of the purchasing company except for fractional shares. Of course सी बात है, क्योंकि fractional shares तो आप कैश में देते हो. उसके बाद at least 90% of the equity shareholder of the selling company in terms of face value should become shareholders of the purchasing company. And the last one, business of the selling company should be continued by the purchasing company. तो ये 5 कंडीशन जब भी फुलफिल होती है तो as per yes 14 this can be called as your nature of merger or pooling of interest method. यहां पर सारे एसेट सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो गई, बुक वैल्यूज पर सिर्फ क्या ट्रांसफर नहीं हुआ, इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट्स इट, और सब कुछ ट्रांसफर हो गया. ठीक है ना. अब आगे बढ़ते हैं हम. अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं जो हमें इसमें ध्यान रखने हैं. दैट इज accounting in the books of selling company would be as usual, there will be no change. Net assets taken over, ATO means net assets taken over will be always equal to share capital of the selling company. भाई सही बात है. अब जब आप सारे एसेट तो लाइबिलिटीज लेकर के जा रहे हो तो जो हम नेट एसेट्स निकालते हैं ना तो उसमें एसेट सारे आ गए बुक वैल्यू पर, लाइबिलिटीज सारी बुक वैल्यू पर इंक्लूडिंग रिजर्व एंड सरप्लस भी आ गया, तो बचेगा क्या, वो हमेशा शेयर कैपिटल के इक्वली तो बचेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल के इक्वली will be always equal to the share capital of the selling company. If purchase consideration is more than net assets taken over, आप purchase consideration में ज्यादा दे रहे हो तो क्या होगा, कम दे रहे हो तो क्या होगा, तो नॉर्मली पहले हम इसको कैपिटल रिजर्व या गुडविल निकाल देते हैं, बट यहां पर कैपिटल रिजर्व गुडविल की बात नहीं आएगी क्योंकि यहां पर कोई भी चीज परचेज नहीं है आपसे. तो यहां पर क्या होगा सर, तो यहां पर ये जो भी डिफरेंस होगा, अगर आपका परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है, आपके नेट एसेट्स टेकन ओवर से आप ज्यादा पैसे दे रहे हो, तब ये डिफरेंस पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस रेवेन्यू अकाउंट में ही चार्ज करोगे ऑफ सेलिंग कंपनी. जितना रेवेन्यू उससे आप ले रहे हो ना, रेवेन्यू रिजर्व, उसी कंपनी का सबसे पहला आप उसी चीज को डेबिट कर दोगे. अगर आपका परचेज कंसिडरेशन ज्यादा दे रहे हो, नेट एसेट्स टेकन ओवर कम हो रहा है, तो आप रेवेन्यू रिजर्व ऑफ सेलिंग कंपनी पहले लोगे. अगर वो अवेलेबल नहीं है तो परचेजिंग कंपनी का रेवेन्यू रिजर्व लोगे, वो भी अवेलेबल नहीं है तो फिर कैपिटल रिजर्व ऑफ सेलिंग कंपनी लोगे, वो भी अवेलेबल नहीं है तो फिर कैपिटल रिजर्व ऑफ परचेजिंग कंपनी लोगे. तो दिस इज द सीक्वेंस व्हिच यू आर गोइंग टू डू. रेवेन्यू रिजर्व ऑफ सेलिंग कंपनी, रेवेन्यू रिजर्व ऑफ परचेजिंग, मगर इतनी बात आती नहीं है, रेवेन्यू रिजर्व ही अवेलेबल हो जाता है. उसके बाद कैपिटल रिजर्व या फिर कैपिटल रिजर्व ऑफ परचेजिंग कंपनी, उसके अगेंस्ट राइट ऑफ होगा. और अगर वो कम हो गया तो ऑफ कोर्स ये बात है पीएनएल में जाना है वो. तो इफ परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन नेट एसेट्स टेकन ओवर, देन द डिफरेंस विल बी लॉजिकली क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व. ओ सॉरी, नॉट पीएनएल, मैं गलती से बोल गया. अगर लॉजिकली, अगर आपका परचेज कंसिडरेशन कम है और आप नेट एसेट ज्यादा के ले रहे हो, तो आप लॉजिकली उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे, वो तो कैपिटल रिजर्व का ही प्रॉफिट हुआ. बट यहां पर गुडविल करके कुछ नहीं आया. ठीक है ना. और एनएटीओ का मतलब नेट एसेट्स टेकन ओवर बाय द परचेजिंग कंपनी. अब आपको क्वेश्चन में कैसे पता पड़ेगा सर कि ये मर्जर से करना है या ये, तो वो तो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड होगी कि इट इज टू बी डन विद द हेल्प ऑफ मर्जर, नेचर ऑफ मर्जर, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट, और दे विल गिव अस दिस 5 कंडीशंस. ये 5 कंडीशन हुई तो वो क्वेश्चन नेचर ऑफ मर्जर का कहलाएगा. बट वैसे वो क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है. मोस्टली एग्जाम्स में दे आस्क एब्जॉर्प्शन, अमालगमेशन और external reconstruction only. Mostly they will ask this only. But still, since it is a part of our course, we have to do it because nature of merger question बहुत simple हो जाता है ना, इसलिए वो आपसे पूछते नहीं. तो for that purpose, now let us read this question number 15. अब ये आपको जो मैंने नोट्स दिए उससे नहीं पढ़ना है. क्वेश्चन नंबर 15 आपको जो मैंने अभी आपके ग्रुप में सेंड करे थे इससे पढ़ना है. आई बिलीव ये क्वेश्चन तो शायद आपके मॉड्यूल में भी होगा, आप उसमें भी चेक करना एक बार. ठीक है ना. चलो, लेट मी रीड दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. द फॉलोइंग वर द बैलेंस शीट ऑफ लिमिटेड एंड वी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017. ऑल आर रुपीज इन लैक्स. इक्विटी शेयर कैपिटल 15,000, 6,000, फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच. सिक्योरिटीज प्रीमियम 3,000 और डैश. फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व स्टैट्यूटरी जो है डैश और 310. जनरल रिजर्व 9,500 और 3,200. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,870 और 825. 12% डिबेंचर्स डैश और 1,000. बिल्स पेबल 120 और डैश. सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,080 और 463. एंड सन्ड्री प्रोविजन 1,830 और 702.
लैंड एंड बिल्डिंग 6000, प्लांट एंड मशीनरी 14000 और 5000, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 2304 और 1700, स्टॉक 7862 और 4041, डेटर्स 2120 एंड 1020, कैश एट बैंक 1114 एंड 609, बिल रिसीवेबल डैश एंड 80, cost of issue of debentures 50. Cost of issue of debentures is your fictitious asset which is also going to get transferred. चलो, all the bill receivable held by V Limited were P Limited acceptance. जो भी V Limited के पास है वो P Limited की acceptance में, तो ये इंटर कंपनी डेट हो गया. On 1st April 2007, P Limited took over V Limited in an amalgamation in the nature of merger. क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया कि इट इज इन द अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है. It was agreed that discharge of consideration for the business of P Limited would allot 3 fully paid ordinary shares of 10 each at par for every 2 shares held in V Limited. तो V Limited के 2 शेयर के बदले हम P Limited के 3 शेयर दे रहे हैं साहब. तो V Limited के टोटल 6000 शेयर हैं, तो 6000 डिवाइड बाय 2 3000, 3000 इंटू 3 9000, 9000 इंटू 10 यानी सॉरी 6000 है, 6000 डिवाइड बाय 10 600, 600 हाँ 600 डिवाइड बाय 2 300, 300 इंटू 3 900, 900 इंटू 10 9000 इज योर परचेज कंसिडरेशन. समझ में आ गया ना भाई. 600 शेयर्स है, 2 के बदले 3 दिए, तो यानी 600 डिवाइड बाय 2 तो 300, 300 इंटू 3 तो 900, 900 शेयर इंटू 10 रुपए का फेस वैल्यू पर दिया तो 9000 का परचेज कंसिडरेशन आ गया. आगे इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट 12% डिबेंचर्स इन V Limited वुड बी कन्वर्टेड टू 13% डिबेंचर्स इन P Limited ऑफ द सेम अमाउंट, यानी सेम अमाउंट मतलब 1 लाख रुपए एंड डिनोमिनेशन. ओके, डिनोमिनेशन मतलब 100 रुपए ईच का है तो 100 रुपए ईच ही होगा. दिस इज कॉल्ड एज सेम डिनोमिनेशन. Expenses of amalgamation amounting to rupees 1 lakh were borne by P Limited, ठीक है, and profit in internal stock is 2 lakhs. तो ये प्रॉफिट इन इंटरनल स्टॉक इसको हटाना पड़ेगा हमें. आपस में इंटर कंपनी का स्टॉक में प्रॉफिट है वो P&L से ही हटेगा. P&L अकाउंट डेबिट टू स्टॉक की एंट्री होनी है. यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ P Limited. P Limited मतलब जो बुक्स क्लोज कर रहा है उसकी बुक्स में आपको जर्नल एंट्री पूछ रहा है. तो पहली बात तो आपने आई बिलीव अगर इस क्वेश्चन में निकालना था परचेज कंसिडरेशन निकाल दिया मैंने 9000. अब हम एंट्रीज करना पास करेंगे. जब आप एंट्रीज करना पास करोगे तो आपको पता है सारे एसेट्स और लायबिलिटी सबको ट्रांसफर करना है. तो हम सबसे पहले चेक करें अगर लायबिलिटीज की बात तो इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ P Limited कहां जाएगा, वो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में. तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 15000 15000. उसके बाद आई बिलीव अरे P Limited तो नई कंपनी है यार. हाँ, तो P Limited तो नई कंपनी है, तो नई कंपनी की बुक्स में एंट्रीज कैसे होगी वो हमें समझना है. सॉरी मैंने गलती से वो समझ लिया था ओल्ड कंपनी. हाँ, तो P Limited की बात करेंगे ना, टुक ओवर ऑफ द V Limited. हाँ, तो P Limited इज अ न्यू कंपनी. तो न्यू कंपनी में एंट्रीज क्या क्या पास होनी है. तो पहली एंट्री तो आपको पता है बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ V Limited. अमाउंट परचेज कंसिडरेशन का 9000 9000 दे दोगे. दूसरी एंट्री लिक्विडेटर ऑफ V Limited अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 9000 9000 जो हम इश्यू भी कर रहे थे. तीसरी एंट्री अब सारे एसेट्स आप मर्ज करोगे. तो लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है मतलब प्लांट एंड मशीनरी लोगे 5000, फर्नीचर फिटिंग्स और फिक्सचर्स लोगे 1700, स्टॉक लोगे 4041 का, डेटर्स लोगे 1020 का, कैश एट बैंक लोगे 609 का, बिल रिसीवेबल लोगे 80 का, कॉस्ट ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स लोगे 50 का. ये भी लेना पड़ेगा. एक लाइन छोड़ोगे फिर 2 करके लिखोगे आप. सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है. फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व लिखोगे 310, जनरल रिजर्व लिखोगे 3200, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखोगे 825, मगर वो अभी मत लिखो क्योंकि डिफरेंस अपन को प्रॉफिट एंड लॉस में पहले चार्ज करना है. उसके बाद 12% डिबेंचर्स लिखोगे 1000, सन्ड्री डेटर्स 463 और सन्ड्री प्रोविजन 702 और साथ में 2 बिजनेस परचेज 9000. ये लिखने के बाद जो भी एंट्री में डिफरेंस आ रहा है
वो इस बार पहले एडजस्ट करना पीएनएल में, रेवेन्यू रिजर्व्स में करते हैं ना तो पीएनएल में चला जाएगा। बोलो समझ में आ गई आपको तीनों एंट्रीज? हाँ। फोर्थ एंट्री विल बी नाइन, जो ये 12% डिबेंचर्स हैं 1000 के, उसके बदले 13% डिबेंचर दे दोगे 1000 का, ये भी हो गई आपकी फोर्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री, ये जो प्रॉफिट आ रहा है इंटरनल स्टॉक में उसकी एंट्री कर दोगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, तो उससे कम कर दोगे। फिफ्थ एंट्री हो गई। फिर सिक्स एंट्री बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल वाली, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ये भी एंट्री हो जाएगी हमारी। फिर उसके बाद आई बिलीव दैट्स इट, ये आपकी सारी एंट्रीज हो गई। चेक कर लेते हैं अब हम। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है मर्जर वाला। यस, देखो सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन, तो परचेज कंसिडरेशन देखो 9000 आ गया। हाँ, परचेज कंसिडरेशन करने के बाद नाउ लेट अस मूव फर्दर। तो देखो बुक्स ऑफ वी लिमिटेड न्यू कंपनी में बताया, तो बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ वी लिमिटेड 9000। दूसरी एंट्री जो हम करते हैं लिक्विडेटर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पहले मैं वो दिखाता हूं, ये रहा लिक्विडेटर ऑफ वी लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 9000। फिर तीसरी एंट्री जो हम करते हैं इसमें देखो इसने सब कुछ लिया है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर फिटिंग्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक, डेटर्स, कैश, बिल रिसीवेबल और कॉस्ट ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर, देखो पूरी चीज आ गई। तो ये हमेशा बुक वैल्यूज पर ही आना है। उसके बाद टू क्रेडिटर्स, टू 12% डिबेंचर्स, टू सन्ड्री प्रोविजंस, टू जनरल रिजर्व, टू फॉरेन जो भी था आपका रिजर्व, टू पीएनएल अकाउंट भी ले लिया इसने और बिजनेस परचेज भी ले लिया। तो वैसे पीएनएल अकाउंट यहां नहीं लेना चाहिए था क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस आप डेबिट भी तो करोगे, देखो डिफरेंस का, तो वो डिफरेंस का करते आपका अमाउंट आ जाता है। हाँ, और ये सेलिंग कंपनी से कर रहे हैं, बट सेलिंग कंपनी का इतना नहीं है, चलो सॉरी 825 का ही अमाउंट है और हमको 3000 रुपए करना है, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस या जनरल रिजर्व ऑफ परचेजिंग कंपनी, तो इट विल मेक नो इश्यू एट ऑल यार, आप कुछ भी लिखो यहाँ पर, क्योंकि जब आपको बैलेंस शीट बनानी है तो सबको आपको ऐड करके बताना पड़ेगा, इसलिए तो मैंने यहाँ पीएनएल नहीं बताया, आप डायरेक्टली यहाँ पर पीएनएल बता दोगे। ठीक है, ये भी हो गई आपकी एंट्री। तो ये आपकी 3 एंट्रीज खत्म होने के बाद फोर्थ एंट्री मैंने बताई आपको, एक तो ये अमाउंट ड्यू टू 12% डिबेंचर्स टू 13% डिबेंचर्स। फिर मैंने आपको एंट्री बताई थी ये वाली बिल्स पेबल टू बिल रिसीवेबल, ठीक है ना, और फिर पीएनएल अकाउंट डेबिट टू, ये हम पे कर रहे थे क्या, एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा था, एक मिनट मैंने चेक नहीं करा था। एक्सपेंस ऑफ अमाउंट 1 लाख वर बॉन्ड, अच्छा पी लिमिटेड, सो सॉरी, हम ही बॉन्ड कर रहे थे, तो एंट्री विल बी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ये एंट्री भी हमको करनी थी फिर तो। अरे ये एंट्री भी हमने कर दी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक जो हमने एक्सपेंसेस करे, ठीक है ना, और एक्सपेंसेस करने के बाद आई बिलीव पीएनएल टू स्टॉक जो को स्टॉक से लेस भी करना था, एंड दैट इज हाउ यू हैव कंप्लीटेड योर ऑल द एंट्रीज। अब अगर बैलेंस शीट पूछा है तो देखो आप बैलेंस शीट खुद ट्राई करना, मैंने आपको यहां पर बता दिया कि पीएनएल कितना आएगा रिजर्व एंड सरप्लस में, और बैलेंस शीट में आपका अमाउंट कितना आएगा, बैलेंस शीट का टोटल कितना होगा, दैट सॉरी पीएनएल का अमाउंट बता दिया मैंने, तो 692 आपका पीएनएल अमाउंट होना चाहिए। वो कैसे आया, तो वो ऐसे आ जाएगा, आप चेक कर लोगे इसको और बैलेंस शीट ट्राई कर सकते हो। बाकी आप और क्वेश्चन जैसा मैंने बताया मॉड्यूल के ट्राई करो, इंस्टीट्यूट के जो अभी तक के पेपर्स हो उसके ट्राई करो, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो अगेन यू कैन कॉल मी, एंड दैट इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड योर दिस क्वेश्चन एंड दिस चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर अब हम आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।